हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्या कुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी जो आप लोगों को बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाइए, ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाइए। तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम अभी सोशल साइंस का वीडियो अपलोड करेंगे। तो सोशल साइंस डेली एक एक चैप्टर का, मतलब एक एक सब्जेक्ट का हम डेली एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ से पढ़ते हैं, या तो बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं या तो मध्यमा बोर्ड में, तो सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट है तो आप दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो आप वहाँ भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, और बिहार बोर्ड में भी दे रहे हैं तो भी वहाँ भी आपको बेनिफिट होंगे। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में आपको इसमें 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 को बनाना होगा। इसमें आप जानते ही हैं कि परेडकल का ही है, इसमें परेडकल होगा, आपको 20 नंबर का परेडकल होगा। इसका जो एग्जाम होगा आपको 80 नंबर की होगी। कितना नंबर का होगा अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो एग्जाम होगा 80 नंबर का होगा, जिसमें 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर सब्जेक्टिव होगा। चलिए, इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट आपको रहेगी हिस्ट्री रहेगी, इकोनॉमिक्स रहेगी, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स होगा। एक आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन इसमें आएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसमें से 5 गो सब्जेक्ट मिला के आपको होगा एग्जाम 80 नंबर की। तो हम आपको क्या किए हैं कि हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। एक लिए हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से लिए हैं, इकोनॉमी से लिए हैं, आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। अभी मध्यमा की बात करते हैं, मध्यमा बोर्ड का एग्जाम की बात करते हैं, तो अभी उसका 27 जनवरी से एग्जाम होने वाला है ना। तो आपको टोटल हम वीडियो करवा देंगे, तो आप इसके लिए निश्चित रहिए। आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पूरा वीडियो देखिएगा तभी जाके ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने वाला है। चलिए तो बात करते हैं। अगर वीडियो पे हमारे नए आप हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से लोगों जुड़ सके। चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो करने का जरूर कोशिश। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला जो है मेरा हिस्ट्री से क्वेश्चन है। किससे बच्चों? हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा। कह रहा है ना, वियतनाम सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? जो वियतनाम जो हुआ था का सम्मेलन में मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। किसने किया था? मेटरनिख। आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ रहेगा, लेकिन जिसमें से आपको एक मेटरनिख करके आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? तो किस सम्मेलन में, कहा है ना, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? तो किस में कम कर दिया गया था? तो वो लॉनेक सम्मेलन में, है ना। क्या है? लॉनेस सम्मेलन में किया गया था, है ना, सम्मेलन में। चलिए, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि आपको। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो न्यू डील की अगर हम बात करते हैं तो न्यू डील किसने की थी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, है ना, रूजवेल्ट ने किया था। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हमको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, हिंगलोक किस देश का दार्शनिक था? जो हिंगलोक नाम के व्यक्ति थे, किस देश का दार्शनिक थे? तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम कांग्रेस, है ना, बेनी कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। क्या था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? जो सिकंदर था वो कहाँ का निवासी था? तो अगर हम बात करते हैं सिकंदर की, तो सिकंदर जो निवासी था, किस देश का रहने वाला? यूनान का था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। चलिए, नेक्स्ट आता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आपसे यह सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था?
कब हुई थी? तो अगर बात कर लेते हैं तो इसका आंसर मारेंगे 1789, है ना। कितना? 1789 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जोन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जोन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ रहेगा। एक रहेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूनान। तो आपको आंसर टिकट करना है, आंसर किसको करना है? जर्मनी को करनी है, जर्मनी को। आंसर किसको? जर्मनी होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, कोसुथ का संबंध किससे था? तो हेंगरी की था, हेंगरी था जो किसे? कोसुथ का संबंध था। चलिए नेक्स्ट है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपको यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों को कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी? तो हम यूरोप को मारेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जब कोयला की बात करते हैं तो कोयला किस प्रकार की संसाधन है? तो इसको हम मारेंगे आंसर अनवकरणीय, इसका आइए। चलिए नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जो सौर ऊर्जा हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो अजैव संसाधन है। कौन सा संसाधन है? तो अजैव संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र में सीमा अपवर्तन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 250 किलोमीटर जो होता है वो अपवर्तनी कहलाता था। चलिए नेक्स्ट है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे था? तो जो डाकू हुआ करते थे, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे था? तो संसाधन के विदोहन से, है ना। किससे? विदोहन से है। चलिए नेक्स्ट है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपादक निहित था? तो 19.2 किलोमीटर तक। कहाँ तक था? 19.2 किलोमीटर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम अनवकरणीय संसाधन है। किस प्रकार की संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो बात अगर हम करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है, जो उपजाऊ मिट्टी की बात हम करते हैं तो उपजाऊ मिट्टी सबसे ज्यादा होता है जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है मिट्टी, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो काली मिट्टी की हम बात करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? तो रेगुल बोलते हैं। किसको? रेगुल। इस मिट्टी का नाम रेगुल बोलते हैं। दूसरा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अगर बात हम कर लेते हैं मरुस्थल की, तो मरुस्थल की मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बिहार रहेगा, राजस्थान रहेगा, कि मध्य प्रदेश दे दीजिएगा। 4 ऑप्शन में से आपको जो सटीक जो आंसर होगा हमको राजस्थान, हमको राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हमको राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो रोपनी कृषि की अगर हम बात करते हैं, जिसको रोपा जाता है, वहां पे किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है? तो उत्तराखंड में हमको प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ की हम बात करते हैं तो सर्वधर्म संभव, है ना। धर्म संभव, है ना। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? सांप्रदायित्व राजनीति का आधारित, तो धर्म पे। किस पे होती है? तो धर्म पे आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र का भारत के किस राज्य में अवस्थित था? जो लिच्छवी गणतंत्र की बात करता है तो लिच्छवी गणतंत्र की हमें बिहार में था, लिच्छवी गणतंत्र। चलिए
धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? ये जो सवाल है समझिएगा कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता था, ये किसने कहा था? तो हम इसका आंसर करेंगे गांधी जी ने कहे थे। कौन कहे थे? तो गांधी जी। इसका आंसर जो हमको होगा गांधी जी होंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? बात हम करते हैं कृषि में महिलाओं की भागीदारी की हम बात करते हैं तो 40% महिलाएं हैं जो कृषि पर भागीदारी मतलब कृषि पर ही योग है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखी थी? जो अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य हमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अभी हम 1 से लेकर आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, तो 20 क्वेश्चन आपको 20 से 25 क्वेश्चन है, तो आपको ये जो सारा ऑब्जेक्टिव हम बताएं चैप्टर वाइज बता रहे हैं, तो ये सारा जो चैप्टर से 1 से ही है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पे हमको कि एकुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो चिली का जो राष्ट्रपति थे, कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो चिली के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने विल्सन में बहुमत का गणना किया था? तो डच भाषीय समुदाय ने। किसने? डच भाषीय समुदाय ने। किसने? डच ने। चलिए नेक्स्ट है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात करते हैं कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच की शक्तियों को विभाजन कहा जाता है। किसके? क्षैतिज वितरण को। किसको बोलेंगे? हमें क्षैतिज वितरण की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो राजा महेंद्र ने। किसने? राजा महेंद्र ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सैनिक। क्या हो जाएगा हमको? सैनिक का शासन। किसका शासन? सैनिक का शासन हमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित भारत में है। कहाँ है? भारत में। भारत एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। चलिए, भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत की हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो भारत में आयोजना आयोग का गठन हमें किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को हमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अगर हम बात करते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। क्या कहलाएगा? विकसित। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर भारत की बात कर लेते हैं कि भारत कैसा है कि, तो भारत की हम बात करते हैं तो भारत विकसित है या नहीं? तो विकसित नहीं बोलेंगे, है ना। निम्न में से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न आपको दिया जाएगा, इनमें से किसे पिछड़ा हुआ राज्य कहेंगे? तो पिछड़ा हुआ राज्य हमारे बिहार है। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। नेक्स्ट है, शेयर बाजार की नियामक संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर करेंगे SEBI। क्या हो जाएगा? SEBI। ये हमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत की बात करते हैं तो अगर भारत में सबसे कम, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का आय कम है सबसे अदर स्टेट से? अगर हमें बात करते हैं झारखंड हो, उड़ीसा हो, जिस भी स्टेट की बात करें वहाँ हमारे बिहार से सबसे ज्यादा आय है एक प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे कम किसका माना जाएगा? तो बिहार का ही हमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें बिहार हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में, है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे भारत के? तो नरेंद्र मोदी थे। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र क्या है? राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्र क्या है? तो भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है? हमारा राष्ट्रीय भारत है ना। नेक्स्ट है, आयोजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? मान लिया जाए आयोजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें बोला जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा की हम बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदा कौन कौन होगा? तो जो प्राकृतिक जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, महामारी हो गया, ये कौन है? ये सारी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद की हम बात करते हैं, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा की हम बात करते हैं तो मानव जनित आपदा भी आतंकवादी होगा, काहे कि मानव के द्वारा ही इसमें प्रभावित किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी अदर देश के हमारे देश पर अगर हमला करता है तो ये क्या हो गया? मानव आतंकवाद का ही होता है। चलिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी आने का समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप को आना ही क्या बोलेंगे? सुनामी का प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट है मेरा कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? तो ओजोन परत का क्षरण। क्या हो जाएगा आंसर? ओजोन परत का क्षरण ही हमें क्या होता है कि विस्तारित करती है। चलिए नेक्स्ट है और मेरा क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहेंगे? तो आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए आपदा प्रबंधन के? तो प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणाम को कम करने का उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट है और मेरा लास्ट सवाल है इस वीडियो का, है कि इनमें से काम विनाशकारी आपदा है, जो कारण है इनमें से कौन है जो काम का विनाशकारी आपदा है? तो भूस्खलन जो होता है ये क्या है? हमको विनाशकारी आपदा है। अगर विनाशकारी की बात करते हैं तो ये हमको क्या हो जाएगा? चलिए, तो अभी 1 से लेकर हम आपको 50 से 60 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हम बताने का प्रयास किए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कितना अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा।